तो आज के क्लास में पॉलिटिकल साइंस का महामैराथन क्लास करवाने वाला हूँ। जैसे कि मैं आप लोग को हिंदी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का महामैराथन क्लास करवा दिया था। उसमें काफ़ी सारे बच्चे का काफ़ी अच्छा स्कोर भी रहा था और शानदार रिस्पॉन्स भी रहा था बाबू, ठीक है? क्योंकि आप लोग को बताता हूँ, हर एक महामैराथन क्लास में ना पूरे बुक का निचोड़ सवाल, हर चैप्टर का निचोड़ सवाल, पूछे गए सवाल एक ही क्लास में शामिल करता हूँ मैं, ठीक है? तो आज की इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस का हर एक सवाल इस क्लास में करवाने वाला हूं, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छे मार्क्स लाना है बाबू, बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाना है, तो इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा और पॉलिटिकल साइंस के ये सारे सवाल को याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कि आप लोग एक साल में कितना बढ़िया तैयारी किए हैं। आज यहाँ पे पता चल जाएगा अभी कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। एग्जाम नजदीक आ चुका है, क्या कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा और हर एक सवाल को अपने से कीजिएगा, ठीक है? तभी यहाँ पे पता चलेगा और अपने आप पे भी गर्व होगा कि मैं एग्जाम में बैठने के लिए लायक बन चुका हूँ, एग्जाम दे सकता हूँ। पॉलिटिकल साइंस का पहला नंबर सवाल को देखिएगा और जब भी मेरे क्लास को करना बैठिए आप लोग बाबू, तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे सवाल को खुद से कीजिए। तभी पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। तो सारे सवाल को खुद से करने का कोशिश कीजिए क्योंकि एग्जाम नजदीक है, अपने आप को भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो चलिएगा, यहाँ पे बताइएगा पहला नंबर सवाल दिया गया है। कह रहा है यहाँ पे पहला नंबर सवाल, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान जो लागू किया गया था, ये कब लागू किया गया था? ये सवाल करा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे भी गए हैं। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, और इस क्लास में डेट वाले सवाल काफी सारा शामिल किया हूं क्योंकि आप लोग गलती जो करते हैं ना, वह डेट वाले में ही करते हैं, अच्छे तरीके से याद नहीं करते तब। तो यहाँ पे आजमा लीजिए, खुद को देख लीजिए। तो बताइएगा यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या करा है ना, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में द्वितीय आम चुनाव, जो दूसरा आम चुनाव हुआ था भारत में, ये कब हुआ था? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत में दूसरा आम चुनाव जो हुआ ना, ये हुआ था कब? याद रखिएगा 1957 में। एग्जाम में ये सवाल काफी बार पूछे गए हैं। तो पूछे गए सवाल वो इस वीडियो में शामिल है क्योंकि पूछे जाते हैं सवाल बुक के, और बुक का हर एक सवाल यहाँ पे शामिल है। आप लोग को बताते भी चलूंगा कि कौन से सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा और इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा, ठीक है बाबू? पूरे अंत तक हर एक प्रश्न को कीजिएगा आप लोग, तभी एग्जाम में आप लोग को फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे क्या करा अगला सवाल, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अमूल का जो संबंध है वह किससे है? करते चलिए सारे सवाल को। तो अमूल का जो संबंध है ना, वह है बाबू दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। अमूल का दूध आप लोग जानते होंगे बाबू, ठीक है? आप लोग को पता होगा। तो अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दूध उत्पादन से है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को अभी मैं आसान सा सवाल करवा रहा हूँ, आप लोग को धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाऊंगा, ठीक है? हार्ड वाले प्रश्न भी आप लोग को करवाऊंगा, सिर्फ आप लोग लास्ट तक सारे सवाल को कीजिएगा क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे गेसिंग किया गया सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग को पता होगा कि मेरा क्लास जो आता है वह लेट आता है क्योंकि बाबू मैं गेसिंग करता हूँ, सारे सवाल को देखता हूँ कि कौन से सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और रिलेटेड है, ठीक है? तो अंत तक एक भी सवाल को छोड़िएगा नहीं, सारे सवाल को कीजिएगा, तभी एग्जाम में आप लोग को बाबू देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? सारे सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि गरीबों हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबों हटाओ का नारा जो दिए थे वह किसने दिया? इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद भी होगा। याद है बाबू तो बहुत बढ़िया है, इस क्लास में आप लोग महामैराथन के तौर पे रिवीजन भी कर लीजिए। तो बताइएगा, गरीबों हटाओ का नारा कौन दिए थे? इंदिरा गांधी दिए थे। कौन? इंदिरा गांधी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, बताइएगा आप लोग जल्दी से। यहाँ पे सवाल करें कि किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया? कौन वायसराय थे जो बंगाल का विभाजन किए थे, बंटवारा किए थे? तो आप लोग को पता होगा, वह किए थे लॉर्ड कर्जन। एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। लॉर्ड कर्जन जो थे ना, वह वायसराय थे बाबू जो बंगाल का विभाजन किए थे, बंटवारा किए थे। याद रखिएगा, कब किए थे? तो 1905 में। ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा डेट वाले सवाल दिए गए, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील समझौता जो हुआ था, ये कब हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो पंचशील समझौता जो हुआ ना, ये हुआ था बाबू 29 अप्रैल 1954 को। कब? 29 अप्रैल 1954 का इसका पूरा डेट है बाबू, दम याद रखेगा, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ से, किस चैप्टर से कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तभी आप लोग को बाबू यहाँ पे समझ में आता होगा कि मैं जो सवाल करवाता हूँ ना, वह सारे एग्जाम से रिलेटेड सवाल को करवाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे अगला सवाल करा है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, सौराष्ट्र जो है वह किस राज्य का अंग है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो सौराष्ट्र जो है ना, ये गुजरात का अंग है बाबू। कहाँ का, गुजरात का। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अभी जो सवाल करवा रहा हूँ ये सारे आसान लेवल का सवाल है, ठीक है, करते चलिएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल करें कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। बजट का जो संबंध है वह किस पक्ष के साथ है। याद रखेगा, आय एवं व्यय के साथ। किसके साथ, आय एवं व्यय के साथ बजट का संबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बाबू, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। बताइएगा, यहाँ पे सवाल करें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। बाबू, पंचवर्षीय योजना से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो बताइएगा जल्दी से। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ना, वह बाबू कब हुआ था, कब से कब तक चला था। तो याद रखेगा, दूसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ना, ये 1956 से 1961 तक चला था। कब से, 1956 से 1961 तक बाबू द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो दम याद रखेगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वह हुआ था 1951 से 1956। ये भी याद रखेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना को, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू, काफी बार पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे अगला सवाल करें कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। आप लोग एकदम सारे प्रश्न को मेरे साथ करते चलिए बाबू, ठीक है। लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा। ये आप लोग के लिए बोलता हूँ कि फायदा होगा आप लोग को। क्या फायदा होगा बाबू यहाँ पे अपने से करने से, कि जो सवाल याद नहीं होंगे ना, वो भी बाबू गलती करने से याद हो जाएगा, क्योंकि गलती करने से ही सीख मिलता है। तो आप लोग कीजिए, जितना गलती करना है अभी कर लीजिए, एग्जाम में नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल करें कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वह कौन है। याद रखेगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। कौन है, प्रधानमंत्री है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला सवाल क्या कराना है कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। पीली क्रांति का जो संबंध है वह किससे है, एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो याद रखेगा, पीली क्रांति का जो संबंध है ना, वह तिलहन उत्पादन से है। किससे, तिलहन उत्पादन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे अगला सवाल आप लोग को दिया गया करे कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आप लोग को डेट वाले सवाल काफी सारा करवाऊंगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी डेट वाले सवाल में कंफ्यूजन है उसको दूर कर लीजिए अपने से करके, ठीक है। बताइएगा, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, ये कब किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये किया गया था कब, 1969 में। कब, 1969 में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है, कह रहा है यहाँ पे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वह कौन सा देश है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। और एक बात और बाबू, काफी सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था इकोनॉमिक्स के लेकर, तो इकोनॉमिक्स का महामैराथन और हिंदी व्याकरण का महामैराथन मैं स्टडी बोर्ड पॉइंट पे दे दिया हूँ। जाइए उस चैनल से जुड़िए और वहां से आप लोग इकोनॉमिक्स और हिंदी व्याकरण का महामैराथन को कर लीजिए। वहां पे बाबू हिंदी व्याकरण के जो महामैराथन करवाया हूँ ना, उसमें आप लोग को व्याकरण को बनाने के लिए मैं सिखा दिया हूँ। जिस लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक लेवल का सवाल वहां पे बताया हूँ कि किस तरह से कौन से प्रश्न को करना है। अगर उस क्लास को देख लीजिएगा तो आप लोग बुक से ज्यादा बाबू आप लोग हिंदी व्याकरण के सवाल को कर आइएगा वहां, ठीक है। क्योंकि सारा जितना भी जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं ना, हर एक सवाल को वहां पे करवाया भी हूँ रिवीजन के तौर पे, और बताया भी हूँ कि किस तरह से करना है। तो जाइए उस चैनल से जुड़िए स्टडी बोर्ड पॉइंट से, और अच्छे तरह से वहां पे भी तैयारी कीजिए इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का भी वहीं पे दे दिया हूँ महामैराथन, और जाइए वहां पे कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा ये सवाल क्या करा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। याद रखेगा, भारत। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है ना, वह है भारत। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग कीजिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 14 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछे गए हैं। सवाल करें कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था जो है वह मौजूद है। तो आप लोग को पता होगा कौन सी दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। नहीं याद है, सारे सवाल को रट जाइए, एग्जाम नजदीक है बाबू, और अच्छे तरह से एग्जाम को दे लीजिए, ठीक है। तो बहुदलीय व्यवस्था भारत में मौजूद है, यही व्यवस्था है बाबू भारत में अभी तक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल आप लोग को मैं ज्योग्राफी के भी पेपर में करवाया था, क्योंकि ये सवाल काफी सारे पेपर में पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और हिस्ट्री, ये सारे में पूछे जाते हैं। तो दम VBI लगा लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। हर चैप्टर का सवाल यहाँ पे शामिल है बाबू, पूरे बुक का। तो अच्छे तरह से सारे सवाल को देखिए और बाबू पूरे अंत तक देखिएगा,
एक भी सवाल को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। हर एक सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को पता नहीं है कि कौन से सवाल एग्जाम में आ जाएगा। बताइएगा, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी पे। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखिएगा, सबसे आसान सा सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? सवाल घुमा घुमा के पूछे जाएंगे बाबू। सिर्फ आप लोग अगर अच्छी तरह से याद कीजिएगा, अच्छी तरह से फोकस कीजिएगा हर सवाल पे ना, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बताइएगा जल्दी से, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? बताइए जल्दी से बाबू आप लोग। तो किस दल की स्थापना हुई थी 1885 में? आप लोग को पता भी होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना, ये 1885 में हुई थी और काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट पूछा गया है और एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। यहाँ पे सवाल करें कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? और आप लोग को बताया था भी कि पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे सवाल करा है कि किन दो देशों के बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर भी देखिए, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल काफी सारे बच्चों को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे करे कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? सवाल क्या करा यहाँ पे कि जो चीन जो है ना, वह भारत पे आक्रमण कब किया था? याद रखिएगा 1962 में। कब किया था? 1962 में चीन ने भारत पे आक्रमण किया। दम इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहा है 19 नंबर कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? ये भी सवाल पूछे गए हैं, बताइएगा किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? तो किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? याद रखेगा जम्मू और कश्मीर का। किसका? जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान है बाबू, दम याद रखेगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग का जितना भी वक्त लगे बाबू, आप लोग एकदम इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर अच्छे मार्क्स लाना है पॉलिटिकल में, सारे ऑब्जेक्टिव को सही करना है ना, तो इस महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं अभी तक आप लोग इतने सारे सवाल को कर लिए हैं ना, आप लोग देख सकते हैं कि किस लेवल का सवाल मैं करवा रहा हूँ। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, तो आप लोग अच्छी तरह से सारे सवाल को करते चलिए। अगर अच्छी तरह से अगर आप लोग पूरे साल तैयारी किए होंगे ना, तो यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। रिवीजन कर लीजिए अच्छी तरह से बाबू, कि एग्जाम में दिक्कत ना आए। जल्दी से बताइएगा यहाँ पे अगले सवाल का क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? अभी आप लोग को आसान सा सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाऊंगा, सिर्फ आप लोग करते चलिए और लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। क्लास को छोड़कर नहीं जाइएगा। तो विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है ना, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी आसान सा सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? सवाल क्या कर रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? या पूछेगा सवाल कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है वह किन्हें कहा जाता है? सवाल घुमा घुमा के रहे बाबू, कैसे भी रहे, सिर्फ याद रखेगा, अच्छी तरह से फोकस बनाए रखेगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम आप लोग को नजदीक आ चुका है तो पढ़ना पड़ेगा बाबू, जितना हो सकता है उतना वक्त दीजिए, यही टाइम में जितना बचे हुए समय है उसमें, ठीक है। और अच्छी तरह से सारे महामैराथन को अगर कर लेते हैं ना, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा सवाल इंपॉर्टेंट है। बताइएगा यहाँ पे जल्दी से इस सवाल का आंसर आप लोग करते चलिए बाबू, करते चलिए। आज पता चल जाएगा कि कितने आप लोग पानी में हैं। खुद को अपने आप पे गर्व भी हो जाएगा कि मैं एग्जाम में क्या कर सकता हूँ। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वह है MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति का जनक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल बाबू एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि योजना आयोग कब भंग किया गया? सवाल यहाँ पे कह रहा है ना कि योजना आयोग कब भंग किया गया? भंग जो किया गया था ना योजना आयोग, ये किया गया था 2014 में। कब? 2014 में, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, उसी लेवल का सवाल है। यहाँ पे सवाल करे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? बाबू आप लोग को बताया था कि योजना आयोग का भंग कब किया गया था? 2014 में। लेकिन यहाँ पे सवाल करे कि योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? दोनों सवाल को याद रखेगा अच्छी तरह से, ठीक है। डेट वाले में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। भंग किया गया था 1914 में, और योजना आयोग की स्थापना जो की गई थी ना, ये की गई थी 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे गए सवाल। बताइएगा कह रहे कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। बताइएगा तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है बाबू, एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो दम याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइक एक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आ रहा होगा तब, ठीक है। चैनल से नहीं जुड़े जुड़ जाइए, क्योंकि बाबू जब से आप लोग का एग्जाम चालू होगा ना, हर एग्जाम से एक दिन पहले ही आप लोग को सारा सवाल दे दूंगा, ठीक है। जैसे कल हिस्ट्री का एग्जाम रहेगा ना, तो आज ही आप लोग को करवा दूंगा, और आप लोग अच्छी तरह से पढ़कर चले जाइए। और कल देखिए हिस्ट्री के एग्जाम में आप लोग को कितने सवाल यहाँ से नजर आएंगे, ठीक है। तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम पे बाबू आप लोग को ना, यहाँ से मैं जो क्लास करवाता हूँ ना, उसका पीडीएफ मैं दे देता हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। सब्जेक्टिव का पीडीएफ जो गेसिंग किए गए रहते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यहाँ पे देखिएगा सवाल करें कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? 1930 में गांधी जी कौन से आंदोलन किए थे? याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे कब? 1930 में, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 26 नंबर सवाल क्या करा है? शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? शीत युद्ध की जो शुरुआत माना जाता है वह कब से माना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो शीत युद्ध की जो शुरुआत मानी जाती है ना, वह मानी जाती है 1945 के बाद से। कब से? 1945 के बाद से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। यहाँ पे सवाल करे कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। तो गुट, जो दो गुट बने थे ना, जिसके बीच शीत युद्ध जो चला था ना, वह चला था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। किसके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बाबू शीत युद्ध चला था। तो इसको हम याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल को देखिएगा। यहाँ पे सवाल करें कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बाबू। तो आप लोग लास्ट तक सारे सवाल को करके जाइएगा। अगर अच्छे मार्क्स लाना है ना, तो पढ़ना पड़ेगा, हर एक सवाल पे फोकस करना पड़ेगा। एग्जाम जो है ना, वो काफी नजदीक है, तो इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूँ बाबू, अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। तो आप लोग दम सारे क्लास को अटेम्प्ट कीजिए और हर एक सवाल पे फोकस बनाए रखिए। सवाल यहाँ पे करें कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? 18वां सार्क सम्मेलन जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो इसको याद रखिएगा, ये काठमांडू नेपाल में हुआ था। कहाँ? काठमांडू नेपाल में। इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? सवाल यहाँ पे कह रहा है कि नीली जींस की संस्कृति जो है, ये किस देश की संस्कृति है? एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। ये है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का। कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का है नीली जींस की संस्कृति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 30 नंबर सवाल। ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता जो हुआ था, ये कब हुआ था? करते चलिए सारे सवाल को। तो ताशकंद समझौता जो हुआ ना, ये हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। सारे डेट वाले सवाल को खुद से कीजिए और देखिए, जहां पे गलती कीजिएगा उसको अच्छी तरह से फोकस कीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास अब वक्त नहीं है बाबू, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, काफी सारे डेट वाले सवाल इस क्लास में शामिल किया हूँ। बताइएगा, ताशकंद समझौता कब हुआ? याद रखिएगा 1966 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला सवाल क्या करे कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? क्या करा सवाल कि किस देश का संविधान जो है वह विश्व का, पूरे वर्ल्ड का बड़ा संविधान है? याद रखिएगा अच्छी तरह से, वह भारत का। भारत का संविधान जो है ना, वह पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का ना सबसे बड़ा संविधान है। याद रखिएगा, संविधान कौन लिखे थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? सवाल यहाँ पे क्या करा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये सारे आसान लेवल के सवाल है, धीरे धीरे आप लोग का लेवल भी बढ़ाऊंगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग लास्ट तक बने रहिए और सारे सवाल को देखकर जाइएगा, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे गेसिंग किया गया है। तो मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ना, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल काफी बार पूछे भी गए हैं, और ये बाबू ज्योग्राफी के भी पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, और हिस्ट्री के भी। सवाल यहाँ पे करे कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? सवाल क्या करा है कि दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था ना, वह कब से कब तक चला था? तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था बाबू 1939 से 1945 तक। कब? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ पे देखिएगा काफी आसान सा सवाल है, लेकिन आप लोग को याद भी होगा यह सवाल। ठीक है, आप लोग को याद भी होगा, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा गया। सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा गया, बताइएगा आप लोग। तो सीमांत गांधी के नाम से जो पुकारा गया है ना, वह खान अब्दुल गफार खां को, किनको, खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी के नाम से पुकारा गया है। एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फाइनल बोर्ड एग्जाम में वो जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो सारे बुक का पूछे जाते हैं। तो वही बाबू यहाँ पे जितना भी सवाल है सारे बुक का और हर चैप्टर का निचोड़ सवाल है। तो लास्ट तक कीजिएगा आप लोग। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है। सवाल क्या कर रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत जो लोग हैं ना, वह कृषि पर निर्भर है। ठीक है, बताइएगा, बताइएगा, याद रखेगा 70%। कितने प्रतिशत लोग, 70% लोग जो है ना, वह कृषि पे आश्रित है बाबू। ठीक है, निर्भर करते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे गए हैं। सारा प्रश्न यहाँ पे भी है बाबू। और अभी आप लोग का आसान लेवल का सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग को लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप लोग का पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ का भी मैं आप लोग को सब्जेक्टिव का वो गेसिंग करवा दिया हूँ, तो उसको लास्ट में बताऊंगा कि आप लोग को कहाँ से लेना है। ठीक है, हर क्लास के बाद मैं आप लोग का पीडीएफ वहाँ टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए और अच्छे तरह से वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, बताइएगा, कह रहा है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। याद रखेगा 1971 में। कब हुआ था, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी सवाल को देखिएगा, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ। बताइएगा, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो हुआ था ना, वह निम्न में से किस अनाज में हुआ था। बताइएगा, सारे ऑप्शन को पढ़िए और ईमानदारी से सारे सवाल को करते चलिए। तो याद रखेगा, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो हुआ था ना, वह हुआ था किस अनाज में, तो गेहूं में। किसमें हुआ था, गेहूं में। याद रखेगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न को और बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चों को याद है ये डेट वाले सवाल। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा। सवाल क्या कर रहा है यहाँ पे कि हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा लगा था, ये कब लगा था। बताइए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। याद रखेगा, ये जो नारा लगा था ना, ये 1954 से 1955 के बीच लगा था। कब, 1954 से 1955 के बीच, दम याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर सवाल को देखेगा, यहाँ पे क्या करा है। 40 नंबर सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ था ना, वह हुआ था जेनेवा में। कहाँ हुआ था, जेनेवा में। याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जेनेवा कहीं कहीं ना देखे, स्विट्जरलैंड भी दे देगा, तो वो भी याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग को याद भी होगा। याद है तो सारे सवाल को करते चलिए और रिवीजन कीजिए और देखिए कि कितना गलती अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम जो है वो सर के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो देखिए अभी जो भी गलती कीजिएगा उसको सुधारने का कोशिश कीजिए आप लोग बचे हुए टाइम में। सवाल यहाँ पे कह रहे कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन WTO की जो स्थापना हुई, ये कब हुई। याद रखिएगा, ये हुआ था कब, तो ये हुआ था जनवरी 1995 में। कब हुआ था, जनवरी 1995 में। काफी बार ये सवाल पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सवाल देखिएगा क्या करा अगला सवाल कि यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, यूरो जो है वह निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है। बताइएगा, मुद्रा से एक दो सवाल वहां देखने के लिए मिल जाएगा आप लोग को, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। जैसे भारत का मुद्रा क्या है, रुपया, तो वैसे यहाँ पे सवाल करा है ना कि यूरो जो है वह किसकी मुद्रा है, मतलब किस देश की मुद्रा है। याद रखिएगा, वह है यूरोपीय संघ की मुद्रा। कहाँ की, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, यूरो। याद रखिएगा अच्छी तरह से, जो सवाल याद नहीं है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहे कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। सारे सवाल को एकदम याद कर लीजिएगा, सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं, अगर पूरे साल तैयारी किए होंगे ना, तो आप लोग को पता होगा जो मैं सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ ये सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और इसी लेवल के सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो सारे सवाल को एकदम रट जाइए, नहीं तैयारी है ना बाबू, रट जाइए। जितना महामैराथन करवा रहा हूँ, सारे महामैराथन को अगर अच्छे मार्क्स लाना है तब सारे विषय पे भी फोकस करना होगा आप लोग को। सवाल यहाँ पे कह रहे कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। तो याद रखिएगा, ये हुआ था भारत और चीन के बीच। इसके बीच, भारत और चीन के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि श्वेत क्रांति का जनक किससे माना जाता है।
एक हरित क्रांति और एक श्वेत क्रांति, ये दोनों के जनक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चे का याद नहीं होगा याद कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए आप लोग को आगे करवाऊंगा। तो यहाँ पे सवाल क्या करे कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो श्वेत क्रांति का जो जनक माना जाता है ना, वह माना जाता है वर्गीज कुरियन को, और हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है ना, वह माना जाता है एम स्वामीनाथन को। तो दम याद रखेगा ये दोनों सवाल को, दम एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा और काफी बार पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करें, 45 नंबर सवाल, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। क्या करा है, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं। इसको याद रखिएगा, वह होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वह कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। यही लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, अच्छे मन से बाबू आप लोग वहां एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ सारे क्लास को कर लीजिए अच्छे तरीके से, और जो सवाल याद नहीं है उसको याद कर लीजिए, फिर आप लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। बताइएगा योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वह प्रधानमंत्री होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, ये सवाल आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे क्या करे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ये ज्योग्राफी के ही पेपर में करवाए थे आप लोग को, और आप लोग को हिस्ट्री के ही पेपर में आप लोग को याद भी होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी ये 1906 में हुई थी, और एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, ये नहीं सोचेगा कि एक ही सवाल मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, हर पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग को हर क्लास में यहाँ पे शामिल है। बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहे कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। भारतीय संविधान का निर्माण कौन किए थे, आप लोग को बताया भी था मैं पीछे। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण किए हैं ना, वह किए हैं कौन, डॉक्टर अंबेडकर। कौन किए हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी किए हैं भारतीय संविधान का निर्माण, यही लिखे हैं बाबू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी सवाल काफी बार पूछे गए हैं, देखिएगा आप लोग को याद भी होगा शायद, और एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं ये सवाल। इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप लोग को थोड़ा सा लेवल में बढ़ाता हूं, तो आप लोग सारे सवाल को करते चलिएगा। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिए थे वह कौन दिए थे, याद रखिएगा वह कौन दिए थे, राम मनोहर लोहिया ने। कौन दिए थे, राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को देखिएगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, और इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात पूछे तो इनकी स्थापना हुई थी 1960 में। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 50 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहे कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। आप लोग को पीछे भी मैं बताया हूँ, बताइएगा जल्दी से, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मैं हर एक क्लास में आप लोग के लिए एक सवाल देता हूं, तो यहाँ पे भी इस 50 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों को याद है, और ये सवाल इसलिए दिया हूं, ये सवाल काफी बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस सवाल का आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिए। एक सवाल आप लोग के लिए मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस सवाल का आंसर सही दे पाते हैं, क्योंकि ये सवाल ना एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं बाबू। तो एक सवाल इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के लिए, इस सवाल को भी लगा लीजिएगा आप लोग, और मैं सारे बच्चे का कमेंट भी चेक करता हूं कि कितने बच्चे का सही आंसर आ रहे हैं। तो जल्दी से बताइए कि हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, किन्हें माना जाता है। तो जल्दी से बताइए, हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। 51 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 51 नंबर सवाल, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। अब आप लोग को थोड़ा सा हार्ड लेवल के सवाल करवाऊंगा बाबू, जिसपे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सारे सवाल बुक के हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान से अच्छे मन से बाबू सारे सवाल को करते चलिएगा, जो सवाल याद नहीं रहेगा उसको याद कर लीजिएगा। तो बताइएगा यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, याद रखेगा काशीराम। कौन है, काशीराम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और नारा से सवाल पूछे जाते हैं, और ये सवाल आप लोग को याद भी होगा, आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, बताइएगा। आप लोग पढ़े होंगे संपूर्ण क्रांति हिंदी में भी, तो आप लोग को पता होगा कौन दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण ने। कौन, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा सवाल यहाँ पे करे कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सवाल क्या करे यहाँ पे कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था। तो ये हुआ था पर्यावरण रक्षा के लिए। इसके लिए पर्यावरण रक्षा के लिए,
क्योंकि पेड़ काटे जा रहे थे इसलिए चिपको आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा, ये आसान सा सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल करें यहाँ पे कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। सवाल क्या करें कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, मतलब भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है वह कितने हैं। तो याद रखेगा वह है 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने भारत में, वह है 8। दम याद रखेगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, बताइएगा जल्दी से। कह रहे हैं यहाँ पे सवाल कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वह कितना है। क्लास आप लोग को करने में मजा आ रहा होगा ना बाबू, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, और कमेंट सेक्शन में अपना राय भी बताइएगा कि जो मैं क्लास करवाता हूँ वह सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं कि नहीं रहते हैं, आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मैं आप लोग से राय जानना चाहता हूँ कि आप लोग का राय मेरे लिए क्या है। ठीक है, तो बताइएगा जरूर आप लोग। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। तो याद रखिएगा 5 वर्ष। भारत में जो वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है ना, जो समय होता है ना, वह 5 वर्षों का होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे मैं आप लोग को सारे सवाल डिटेल में नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ पूरे साल का तैयारी। पूरे साल का तैयारी मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आप लोग का कितना बेहतर है, इसीलिए मैं आप लोग को सारा सवाल डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर करवाते जा रहा हूँ। तो आप लोग भी डायरेक्ट आंसर करते चलिए और देखिए कि कितने सवाल गलती करते हैं आप लोग। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि बर्लिन की दीवार प्रतीक है। बर्लिन की जो दीवार है वह किसका प्रतीक है। सारा सवाल इस क्लास में इंपॉर्टेंट है बाबू, तो अंत तक देखिएगा, हर एक सवाल पे ध्यान दीजिएगा, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। तो बर्लिन की दीवार जो है ना वह किसका प्रतीक है, तो वह उग्रता का, किसका, उग्रता का प्रतीक है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। लाल सेना जो कहा जाता है वह निम्नलिखित में से, यहाँ पे बाबू किस देश की सेना को कहा जाता है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से कि लाल सेना जो कहा जाता है ना वह किस देश की सेना को कहा जाता है। एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा सोवियत संघ की सेना को, किसकी, सोवियत संघ की सेना को लाल सेना कहा जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा इस सवाल को भी देखिएगा। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था उसके नेता कौन थे, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो इसको भी याद रखिएगा कि 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था ना उसके जो नेता थे वह थे जॉर्ज फर्नांडिस थे, वह बाबू रेल हड़ताल के नेता जो 1974 में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू कि यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका तैयारी नहीं है। ये बताइए आप लोग कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका बाबू अच्छे तरीके से तैयारी नहीं है और कौन से विषय में दिक्कत है, ये आप लोग जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोग को बचे हुए टाइम में अच्छे तरीके से करवाने का। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग जरूर कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका तैयारी काफी बढ़िया नहीं है। तो आप लोग सिर्फ महामैराथन को कर लीजिए और आप लोग को मैं क्लास दे दूंगा जिन बच्चे का तैयारी नहीं है अच्छे तरीके से तब। ठीक है, बताइएगा। यहाँ पे सवाल करें कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वह भारत के किस राज्य में की गई थी। सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट में शामिल किया हूँ, गेसिंग किया हूँ कि कौन से सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारे सवाल को कीजिएगा आप लोग। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत जो हुआ था ना वह भारत के हुआ था गुजरात राज्य से। किस राज्य से, गुजरात से। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है 60 नंबर सवाल कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। बर्लिन की दीवार का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था, कब बना था। तो याद रखिएगा 1961 में बर्लिन की दीवार से सवाल पूछे जाते हैं, तो दम याद रखिएगा वह उग्रता का प्रतीक है। और बर्लिन की दीवार का जो निर्माण हुआ था ना ये 1961 में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। क्या करें यहाँ पे 61 नंबर सवाल कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं वह कौन होते हैं, बताइएगा जल्दी से, बताइएगा बाबू। जो सवाल नहीं आते दम रट जाइए, बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ दम रट जाइए, एग्जाम क्योंकि नजदीक आ चुका है। और एक बात और, आप लोग पर्व त्योहार बाबू अगले साल भी मना सकते हैं, जितना हो सकता है उतना आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि बाबू आप लोग के कामयाबी का इंतजार कर रहे हैं आपके माता पिता। ठीक है, रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बेटे का रिजल्ट काफी शानदार आएगा, बहुत पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, पूरे साल पढ़ा है, तो बाबू उनका सपना पूरा करना है ना, तो आप लोग को दम बचे हुए टाइम में दम अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं, तो वह कौन होते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और योजना आयोग के सदस्य होते हैं और मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं। ये तीनों राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। तो दम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी
ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो यहाँ पे इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सवाल करा कि मैकमोहन रेखा कहाँ है, बताइएगा। ऑप्शन को पढ़िए और बताइएगा। ये भी सवाल पूछे गए हैं, आसान से सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछे गए हैं। ज्यादा हार्ड लेवल का सवाल नहीं पूछे जाते हैं। यही नॉर्मल सवाल जो मैं करवा रहा हूँ ना, यही सारे सवाल और इसी लेवल का सवाल, इसी के आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तो अच्छे तरह से कीजिए आप लोग। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा जो है ये कहाँ है? याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और काफी सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था सब्जेक्टिव के लिए, तो सब्जेक्टिव का मैं जितना भी पीडीएफ ना है बाबू, जितना भी गेसिंग करवाया हूं ना, वह सारे सवाल मैं आप लोग को टेलीग्राम पे दे दिया हूं। जाइए और टेलीग्राम से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, वहां से सारे सवाल को कर लीजिए, क्योंकि जितना भी सारा इंपॉर्टेंट सवाल था वह मैं वहां पे गेसिंग के तौर पर आप लोग को दे दिया हूँ। उन सारे सवाल पे ध्यान जरूर दीजिएगा, एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, और जाइए अच्छे तरह से टेलीग्राम पे आप लोग सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, करा कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। सवाल इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, इस सवाल पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं तो याद रखिएगा अच्छे तरीके से। जो सवाल याद नहीं है उस पे करा कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। तो याद रखिएगा वह है कौन? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। किनके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाबू गुट निरपेक्षता की नींव रखने की सबसे बड़ा योगदान था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइएगा, माउंटबेटन योजना का जो संबंध है वह निम्नलिखित में से यहाँ पे किससे है? तो याद रखिएगा भारत का विभाजन से। किससे? भारत का विभाजन से माउंटबेटन योजना का संबंध है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका इंग्लिश और हिंदी काफी कमजोर है? ठीक है, तो बता देता हूं आप लोग को। बचे हुए टाइम में अगर आप लोग को अच्छे तरीके से इंग्लिश और हिंदी का सारे सवाल को कंप्लीट करना है ना, तो आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं स्टडी बोर्ड पॉइंट से, जाइए उस चैनल से जुड़ जाइए। वहां पे बाबू आप लोग को ना हिंदी व्याकरण का महामैराथन करवाया हूँ, जिसमें हर एक सवाल को करवाया हूँ और बनाने के लिए भी बताया हूँ कि किस तरह से वो सवाल बनेंगे। और इकोनॉमिक्स का बाबू वहां पे ही महामैराथन में दे दिया हूँ। जिन बच्चे का इकोनॉमिक्स का कमेंट आ रहा था, मैं देखा था, तो वो बच्चे वहां से जाकर इकोनॉमिक्स के सारे सवाल को कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का मैं सारे सवाल को वहां पे करवा दिया हूँ महामैराथन के तौर पे, और काफी सारे सवाल को करवाया हूँ। तो जाइए और इकोनॉमिक्स के वहां पे अच्छे तरीके से सारे सवाल को कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को बताइएगा जल्दी से। क्या करें यहाँ पे सवाल कि बिहार आंदोलन में किस अन्य नाम से जाना जाता है? बिहार आंदोलन को ना किस अन्य नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है बिहार आंदोलन को? तो आप लोग को पता होगा। और जाना जाता है छात्र आंदोलन के नाम से। किस नाम से? छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो बिहार में आंदोलन हुआ था। और कब हुआ था छात्र आंदोलन? तो 1974 में। ये भी याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी आसान सा सवाल यहाँ पे दिया गया है। करा यहाँ पे सवाल कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइएगा, बिहार का शोक जो कहा जाता है वह किस नदी को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है किस नदी को? कोसी नदी को। एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए बाबू, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। जो बिहार का शोक कहा जाता है ना, वह कोसी नदी को कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफी सारे बच्चे का बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आया है। जितना भी मैं महामैराथन क्लास करवाया हूँ ना, सारे बच्चे अच्छे तरीके से देखे हैं और सारे सवाल को किए हैं, क्योंकि सारे बच्चे का कमेंट मैं देखा था। सारे बच्चे अच्छे तरीके से कमेंट भी किए थे, अपना स्कोर भी बताए थे, और जो भी सवाल मैं उनको देता हूँ ना हर क्लास में, वो भी सारे बच्चे करते हैं और कमेंट में बताते हैं। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगर आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा ना, हर एक क्लास को अटेम्प्ट कीजिएगा ना, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादा हार्ड लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो अच्छे तरह से बताइएगा। यहाँ पे सवाल करें कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। आप लोग को हर लेवल का सवाल मैं करवाता हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड हो। तो याद रखिएगा, युद्धों का निवारण, शांति की स्थापना और मानवीय अधिकारों की रक्षा, ये तीनों राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था। इसीलिए बाबू राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, यही उद्देश्य के कारण। तो आंसर यहाँ पे होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। सवाल यहाँ पे क्या कराना कि रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद भी नहीं होगा। जो सवाल याद नहीं है अभी वक्त है आप लोग के पास, अच्छे तरह से याद कर लीजिए आप लोग। बताइएगा, रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी?
तो याद रखेगा कौन सी दल की, तो रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल की, रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल की बाबू ये सरकार बनी थी रूस में। यहाँ पे देखिए समाजवादी दल भी ऊपर दिया गया है, ठीक है, ये भी हो सकता था, लेकिन रूस की बात कर रहे हैं तो रूसी यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे अगला सवाल करें कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। सवाल यहाँ पे क्या करना है कि भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं ना, उनके उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु होता है ना, वह कितना वर्ष होता है। दम याद रखेगा, उनका जो वर्ष होता है ना, न्यूनतम आयु ना राष्ट्रपति के उम्मीदवार के, ठीक है, तो वह होता है 35 वर्ष। कितना होता है? 35 वर्ष, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग अगले प्रश्न पे। सवाल यहाँ पे करें कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था ये कब हुआ था, इसको भी याद रखेगा। 1857 में। कब हुआ था? 1857 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल आप लोग को याद होगा और ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी गए हैं पॉलिटी के पेपर में। सवाल यहाँ पे करें कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वह कब से कब तक होता है, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है बाबू कब, आप लोग को पता होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए यहाँ पे सारे सवाल को, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करें यहाँ पे अगला सवाल। सवाल यहाँ पे करें कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। सवाल यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कौन जो है वह संवैधानिक संस्था नहीं है। दम याद रखेगा, हर एक सवाल पे आप लोग को अभी ध्यान देना है बाबू, क्योंकि कौन सा सवाल एग्जाम में आ जाएंगे आप लोग को पता भी नहीं है, तो हर एक सवाल आप लोग के लिए अभी इंपॉर्टेंट है, तो हर सवाल को याद कीजिए आप लोग। तो बताइएगा यहाँ पे एक संवैधानिक संस्था जो है वह कौन नहीं है, तो याद रखिएगा वह नीति आयोग नहीं है। कौन नहीं है? नीति आयोग। बाकी वो वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग, ये तीनों हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो ये भी याद रखेगा, बुक का ही सवाल है। तो ये हुआ था ताशकंद में। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। दम याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कितनी है। क्या कर रहा है यहाँ पे सवाल, संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या जो है वह कितनी है, कितने संयुक्त राष्ट्र संघ हैं, तो याद रखेगा वहां है कितने, तो 6 हैं। कितने? 6 हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो दम याद रखेगा आप लोग। सवाल यहाँ पे करें कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पे ना जो परमाणु बम, जो अणु बम गिराया गया था, ये कब गिराया गया था बताइएगा। तो आप लोग याद रखेगा, ये सवाल एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, तो दम ध्यान दीजिएगा आप लोग। डेट वालों को दम रट जाइए बाबू कि गलती वहां ना कर पाए, ठीक है। जितना गलती करना है यहाँ पे आप लोग कर लीजिए, एग्जाम में ये गलती नहीं होना चाहिए। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अणु बम गिराया गया था ना, वह गिराया गया था कब? 1945 में। कब गिराया गया था? 1945 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न कह कि बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। बिहार में छात्र आंदोलन का जो मुख्य कारण था वह क्या था, याद रखेगा इसको भी, महंगाई एवं भ्रष्टाचार। क्या था? महंगाई एवं भ्रष्टाचार, ये बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण थे। तो याद रखिएगा, आप लोग को पता होगा बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था कब, तो 1974 में। और कौन किए थे, तो वह जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम याद रखिएगा, अनुच्छेद से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यहाँ पे सवाल जो कर रहा है ना कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया है वह किस अनुच्छेद में किया गया है, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए। यही मौका है बाबू, मैं ही ऐसा क्लास करवाता हूँ जिसमें आप जो है अपने आप को देखिएगा कि मेरा जो है वह कितना सवाल यहाँ पे सही हो रहा है। इसी से अकॉर्डिंग आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जाम में मैं क्या कर पाऊंगा, कितना बढ़िया मेरा तैयारी है। तो अच्छे तरह से मेरे क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा और हर एक सवाल को करने का कोशिश कीजिएगा। तो बताइएगा जल्दी से, सवाल यहाँ पे करें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, याद रखेगा वह किया गया है अनुच्छेद 368 में। इसमें अनुच्छेद 368 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा ये भी सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग को याद भी होगा।
कह रहे हैं यहाँ पे कि इंदिरा हराओ किसका नारा था? इंदिरा हराओ किसका नारा था? पता होगा आप लोग को। यार जो नारा था ना, वह विपक्षी गठबंधन का था। किनका? विपक्षी गठबंधन का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस लेवल के सवाल में आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर कीजिएगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कौन जो है बाबू ऑप्शन में वह देश नहीं है, बताइएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे ऑप्शन को पढ़कर यहाँ आप लोग आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो देश नहीं है ना, वह कौन सा नहीं है? तो हैंगकांग जो है ना, ये देश नहीं है। बाकी म्यांमार, भारत और चीन, ये तीनों क्या है? देश हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। सवाल करे कि 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? ये सवाल आप लोग को पीछे भी मैं करवाया हूँ, आप लोग को याद होगा। एग्जाम में सवाल जो है ना, वह घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। अगर अच्छे तरीके से याद कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होने वाला है। बताइएगा, 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा, चीन ने। कौन किया था? चीन किया था 1962 में आक्रमण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा, नारा से सवाल पूछा गया और सबसे आसान सा सवाल है, तो याद रखिएगा आप लोग। सवाल यहाँ पे करे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे, वह कौन दिए थे? जल्दी से बताइएगा। सारा इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, दमान तक देखिएगा हर एक सवाल को, क्योंकि सारे सवाल यहाँ पे गेसिंग किए गए हैं और एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। अच्छे मार्क्स लाना है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। बचे हुए टाइम ना अपने आप को देना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। बताइएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो वह दिए थे कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। कौन? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो आप लोग बताइए यहाँ पे अगले सवाल का आंसर क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल, रंगभेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलते हैं? सवाल यहाँ पे क्या करा है, रंगभेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलते हैं? पता होगा आप लोग को, 10th में भी ये पढ़ाया गया था। ठीक है, तो रंगभेद की नीति जो है ना, ये देखने के लिए मिलता है दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी वहां गए थे ना, तो वहां काला गोरा ये रंग भेद का वहां बहुत प्रभाव था। ठीक है, भेदभाव किया जाता था, आप लोग को पता होगा। तो रंगभेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 83 नंबर सवाल करे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। तो बताइए इस सवाल का आंसर आप लोग पहले पहले यहाँ पे बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये जो मुख्यालय है ना, ये द हेग में है। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है, इसको दम याद रखेगा आप लोग। ठीक है, अच्छे से बाबू दम सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए आप लोग। बताइएगा जल्दी से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। और जो लोग आपके मजाक उड़ाए हैं ना, 10th में अगर कम नंबर आया होगा, तो आप लोग को तो कई लोग जो हैं वो आप पे हंसे होंगे, तो उनको दिखा देना है 12th में अच्छे मार्क्स लाकर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे तरह से पढ़ना पड़ेगा। हर एक सवाल पे फोकस करना पड़ेगा, हर एक सवाल को रटना पड़ेगा, तभी बाबू आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को एक बात बताता हूँ, जैसे सोच रखेंगे ना, वैसा स्थिति आ जाएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ आप लोग को, सोच रखिए एकदम हाई लेवल के। ठीक है, दम सोचिए कि अगर पढ़ाई भी नहीं की है पूरे साल, लेकिन सोच रखिए कि मुझे दम 450 प्लस नंबर लाना है एग्जाम में। दम सोचिए, दम सोच रखिए हाई लेवल के, तभी कुछ हो सकता है। और कोई कोई बच्चे होते हैं वह सोच रखते हैं कि पढ़े नहीं है, ये नहीं किए, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्जाम में क्या करेंगे। तो वही, जैसी सोच वैसी स्थिति आ जाएगी बाबू। सोचिएगा नीचे लेवल के, तो आप लोग का स्तर भी नीचे गिर जाएगा। इसलिए सोच रखिए ऊपर का। ठीक है, हाई लेवल का सोच रखिए, जो कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन सोच रखिए ऊपर लेवल का, दम आगे बढ़ने का, तभी कुछ हो सकता है। जैसी सोच वैसी स्थिति। तो बताइएगा, ये सारे बातें आप लोग के लिए समझाता हूँ बाबू, कि आप लोग जो है ना एग्जाम से पहले ही डरने लगते हैं। तो आप लोग दम अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस में एग्जाम दीजिए। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नीति आयोग का मुख्यालय जो है ना, ये नई दिल्ली में है। कहाँ? नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टीचर होने के नाते इतना मेरा फर्ज बनता है बाबू कि मैं आप लोग को समझा सकूं, अच्छे रास्ते पे ले जा सकूं। ठीक है, तो मेरे बात को अच्छे से गहराइयों से आप लोग सोचिएगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि ताशकंद समझौता कब हुआ? ये शायद सवाल मैं आप लोग को पीछे भी मैं करवाया हूँ, तो बताइएगा जल्दी से, ताशकंद समझौता कब हुआ? याद रखिएगा 1966 में। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बाबू, तो आप लोग भी मेरे साथ
सारे सवाल को फास्ट करते चलिएगा। सवाल यहाँ पे क्या करें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार जो किया गया था ना, ये किस राज्य में किया गया था? सारे सवाल को एकदम हाली हाली से मेरे से पहले आप लोग करते चलिए। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। कम समय में कोशिश करेंगे कि आप लोग का सारा सवाल को यहाँ पे मैं कंप्लीट करवा दूं। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो किया गया था ना, ये किया गया था पंजाब में। किस राज्य में? पंजाब में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम जो है ये किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? उस टाइम कौन थे वो प्रधानमंत्री जो 20 सूत्री कार्यक्रम किए थे? ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम किए थे, बताइएगा। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। सवाल यहाँ पे क्या करा है, भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा ये किया गया था जनवरी 1950 को। कब? जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को क्या करें। यहाँ पे सवाल 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? सवाल यहाँ पे क्या करा है, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किए थे? तो 1937 में जो स्थापना किए थे ना, वह किए थे रिपब्लिकेशन पार्टी की स्थापना। इसका रिपब्लिकेशन पार्टी की स्थापना 1937 में किए थे। और कौन? तो भीमराव अंबेडकर जी किए थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? बताइएगा। समाजवादी पार्टी की जो स्थापना किया गया था ना, वह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो याद रखिएगा वह किया गया था जयप्रकाश नारायण के। इनके समाजवादी की पार्टी की जो स्थापना किया गया था ना, वह जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किए गए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे सवाल करें कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पे बनने वाला जो पहला राज्य है वह कौन सा राज्य है? ऑप्शन पढ़िए और बताइए जल्दी जल्दी से। सारे सवाल को तुम याद कर लीजिए बाबू, अगर अच्छे मार्क्स लाना है तब। तो बताइएगा जल्दी से कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वह कौन सा राज्य है? तो वह है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? डेट वाले पे दम अच्छे तरीके से फोकस कीजिएगा आप लोग और दम याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो सवाल यहाँ पे नहीं, जो सवाल आप लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं ना, उसको दम अच्छे तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले इस क्लास को जरूर कर जाइएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि पूरे बुक का बाबू, पूरे बुक का निचोड़ सवाल यहाँ पे शामिल है और हर एक चैप्टर का। तो बताइएगा 1 तक देखिए सारे सवाल को। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो ये हुआ था कब? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा 93 नंबर सवाल को क्या करें। यहाँ पे 93 नंबर सवाल, अकाली दल किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? सवाल यहाँ पे क्या करा है, अकाली दल जो है ना ये किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो अकाली दल जो है ना ये किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? याद रखेगा पंजाब की। किस राज्य की? पंजाब की। इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिमाण है। यहाँ पे बताइए कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिमाण जो है वह कौन सा है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो क्षेत्रवाद का जो कुपरिमाण है ना वह है अलगवाद। क्या है? अलगवाद है। ये क्षेत्रवाद का कुपरिमाण है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हर एक सवाल, हर एक पॉइंट आप लोगों को करवाऊंगा, तो अच्छे तरह से सारे सवाल को करते चलिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे 95 नंबर सवाल करे कि सोवियत संघ के युवा नीली जींस किसका प्रतीक मानते थे? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि सोवियत संघ के युवा जो थे वह नीली जींस किसका प्रतीक मानते थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो वह मानते थे आजादी का। किसका प्रतीक? आजादी का प्रतीक मानते थे बाबू वहां सोवियत संघ के युवा लोग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं सवाल कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? आप लोग के पीछे मैं पंचशील समझौता बताया था जो भारत और चीन के बीच हुआ था, लेकिन यहाँ पे सवाल कर रहा है ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ये दोनों सवाल को याद रखेगा, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ताशकंद समझौता जो हुआ था ना
वह किन दो देशों के बीच हुआ था? करते चलिए, आप लोग सारे सवाल को नहीं याद है तो याद रखिएगा, ये हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था और पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। ये दोनों सवाल को याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी सारे बच्चों को याद भी होगा ये सवाल बाबू, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहे कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन जो हुआ था ना, वह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, ये सवाल कर रहा है यहाँ पे। तो बताइएगा जल्दी से। तो भारत के संविधान में जो पहला संविधान संशोधन जो हुआ ना, ये हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। दम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है। हर एक सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरह से सारे सवाल को दम कर लीजिए यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए, इस सवाल को क्या करें, यहाँ पे सवाल कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। यहाँ पे बताइए कि साम्यवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य रहा था वह क्या रहा था? तो याद रखेगा अच्छे तरह से बाबू, जो समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा ना, वह रहा समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना और गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति और था बाबू पूंजीवाद की समाप्ति। ये तीनों समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पे आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पे क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त है? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग जल्दी से बताइए कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त है? याद रखेगा केंद्र सरकार को। इनको बाबू, केंद्र को सबसे ज्यादा बाबू शक्तियां प्राप्त है, ठीक है, सेंट्रल को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी बार पूछे भी गए हैं। और आप लोग को मैं पीछे भी बताया था, अगर आप लोग अच्छे तरीके से सारे सवाल को करते आ रहे होंगे ना, तो आप लोग इस सवाल का आंसर आप लोग बता सकते हैं। सवाल यहाँ पे करे कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई ये कब हुई? ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखिए, ये सवाल काफी बार पूछे गए एग्जाम में। देखते हैं कितने बच्चे को याद है। तो बाबू ये 100 नंबर भी सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, तब भी मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग 100 तक सारे सवाल को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जितना भी सवाल यहाँ पे करवाया हो ना, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि 100 नंबर सवाल का ना आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि ये सवाल का आंसर कितने बच्चों को याद है। मैं आप लोग को पीछे भी बताया हूं और ये सवाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, और आप लोग इस सवाल का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। 101 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या कर रहा है यहाँ पे। 101 नंबर सवाल, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? जल्दी से बताइएगा। तो याद रखेगा ये बिहार की पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड जो है ना, ये किस राज्य की पार्टी है? तो बिहार की पार्टी, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 102 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन जो हुआ ना, ये कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। हर एक सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ बाबू। अगर जो बच्चे अच्छे तरीके से ये महामैराथन क्लास को ना कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे तरह से सारे सवाल को देख लेंगे ना, एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दम अच्छे तरह से सारे सवाल को दम याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग के पास समय जो है वो काफी कम है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लीजिए बाबू बचे हुए टाइम में। सवाल यहाँ पे क्या करे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन जो हुआ ये कहाँ हुआ था? तो याद रखेगा ये हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। आप लोग को शायद पीछे में मैं बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न को। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो दम याद रखेगा जम्मू कश्मीर के राजा को। इनको जम्मू कश्मीर के राजा को बाबू वहां का प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइएगा, साम्यवादी दल की स्थापना जो हुई ये किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप लोग को एक बात और बता देता हूँ, डेट वाले सवाल में बाबू आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ कर ही कीजिएगा, ठीक है। अच्छे तरह से वहां गलती नहीं कीजिएगा, वहां आप लोग को काफी वक्त मिलेगा बाबू, ठीक है। तो ध्यान में रखते हुए आप लोग सारे सवाल को कीजिएगा। बताइएगा साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साम्यवादी दल की जो स्थापना हुई ना, ये हुआ था 1924 ईस्वी में। कब? 1924 में।
और बाबू कहीं कहीं 1925 भी दे देता है, तो आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे 1925 नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे 1924 हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिलेटेड में चलना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल को आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बाबू पार्टी से काफी सारे और चुनाव से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो दम याद रखेगा। सवाल यहाँ पे करें 1977 के आम चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनी। 1977 में जो आम चुनाव हुआ था ना, उसके बाद किस पार्टी की सरकार बनी थी। आप लोग को पता होगा 1977 में जो पार्टी बनी थी ना, वह कौन सी पार्टी, तो वह बनी थी जनता पार्टी। कौन सी पार्टी, जनता पार्टी, बीजेपी, आप लोग को पता होगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल बाबू एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वह कौन करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा आप लोग। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं ना, वह करते हैं कौन, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन, राष्ट्रपति, याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को क्लास पसंद आ रहा होगा ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, ठीक है। आप लोग को जैसे मैं बता दिया हूँ कि जब से आप लोग का एग्जाम चालू होगा ना, एग्जाम से पहले मैं हर सब्जेक्ट का क्लास दे दूंगा। जैसे कल एग्जाम है बाबू पॉलिटी का, तो आज ही आप लोग का पॉलिटी का पूरा निचोड़ सवाल दे दूंगा, आज कीजिए और कल जाके एग्जाम में तहलका मचा दीजिए, ठीक है। तो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, आप लोग को पता भी होगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होते हैं वह कौन होते हैं, ये सवाल यहाँ पे करा है। ग्राम पंचायत नहीं करा है बाबू, कचहरी करा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होते हैं ना, वह होते हैं सरपंच। कौन होते हैं, सरपंच, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 108 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे करे कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति जो माना जाता है वह किस घटना के बाद माना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा आप लोग। तो शीत युद्ध की जो समाप्ति मानी जाती है ना, वह किस घटना के बाद मानी जाती है, याद रखेगा, सोवियत संघ के विघटन के बाद। कब, सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। सवाल यहाँ पे क्या करा कि पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए हैं। पास्को प्लांट जो है वह भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए हैं, बताइएगा जल्दी से। तो पास्को प्लांट जो है ना, ये भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए हैं, तो उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 110 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे 110 नंबर सवाल। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। बराक ओबामा जो थे वह किस देश के राष्ट्रपति थे, बताइएगा। तो बराक ओबामा जो थे ना, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कहाँ के, अमेरिका के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। सवाल यहाँ पे करे कि किसने सोवियत संघ के सुधारों का शुरुआत की। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि किसने सोवियत संघ के सुधारों का शुरुआत किए थे, बताइएगा। तो याद रखेगा, सोवियत संघ के सुधारों का जो शुरू किए ना, जो शुरुआत किए थे ना, वह किए थे मिखाइल गोर्बाचेव किए थे। कौन, मिखाइल गोर्बाचेव, ये किए थे सोवियत संघ के सुधारों का शुरुआत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग जो है वो कितने सवाल को सही किए हैं, ठीक है, बताइएगा। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है, कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, और इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना भी सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ ना, इसी लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ज्यादा हार्ड लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो अच्छे तरह से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, 1 से 2 बार देखकर इस क्लास को। बताइएगा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है ना, वह होता है सभी धर्मों का समान आदर। क्या होता है, सभी धर्मों का समान आदर करना, ये होता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, और इस सवाल का आंसर आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था। वारसा संधि जो था वह किस देश का सैनिक गुट था। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा, याद रखेगा। वारसा संधि जो था ना, ये सोवियत संघ का सैनिक गुट था। कहाँ के, सोवियत संघ का, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था ना, उसके प्रमुख जो नेता थे वह कौन थे, याद रखेगा, वह थे मेघा पाटकर और अनिल पटेल और बाबा आमेट।
ये तीनों थे बाबू नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता। तो तीनों का नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये नर्मदा बचाओ से संबंधित है और प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पे आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 115 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे सवाल करें कि वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। यहाँ पे बताइए, ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे बताइए कि वैश्वीकरण की नीति से जो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं वह कौन हुए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। और आप लोग को बताता हूँ, आज की इस क्लास में हम लोग 115 ही सवाल करेंगे, ठीक है। आप लोग को एग्जाम से पहले मैं एक क्लास और दे दूंगा, उसको देखकर अच्छे तरीके से आप लोग चले जाइएगा, एग्जाम में दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग को बताता हूं, यहाँ पे जो मैं 115 सवाल करवाया हूं ना, ये सारे गेसिंग किया गया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल और बुक का पूरा निचोड़ सवाल थे, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को ना 102 बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, तो सारा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा बाबू, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे जो है 115 में कितने सवाल को सही किए हैं, 100 प्लस किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूँ, क्योंकि सारे सवाल यहाँ पे अच्छे लेवल के थे बाबू, ठीक है। तो सारे बच्चे से यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाए हैं, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना पानी में है, कितना बढ़िया तैयारी है, ठीक है। तो अपना स्कोर बताना नहीं भूलिएगा आप लोग। तो जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर। यहाँ पे क्या करा कि वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। तो सबसे अधिक प्रभावित जो हुए हैं ना वैश्वीकरण की नीति से, वह हुए हैं गरीब लोग। कौन? गरीब हुए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। इतना समय बचा हुआ है ना, बचे हुए टाइम में आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और स्टडी बोर्ड पॉइंट से जुड़ जाइए। वहाँ पे बाबू इकोनॉमिक्स के पेपर मैं करवा दिया हूँ महामैराथन के तौर पे, और आप लोग का हिंदी व्याकरण के। तो जाइए उस चैनल पे देखिए और अच्छे तरह से इंग्लिश, हिंदी और जो सब्जेक्ट है वहाँ पे मैं करवा देता हूँ, जिसपे यहाँ पे मैं नहीं करवा पाता हूँ वहाँ पे डाल देता हूँ। जाइए वहाँ से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में।